Hello friends, welcome to CMA Student Corner. Myself Atika Jangit. Today we are going to start with our new chapter of our CMA Intermediate Financial Accounting series. Today we are going to start with our accounting standards. In this video we are going to start with our accounting standard, the basic of accounting standards, what are the advantages of accounting standard and what are the disadvantages of accounting standard, as well as we are going to cover AS1 disclosure of accounting policies and study material illustration related to AS1. ओके तो इस वीडियो के अंदर मैं ये सारी चीज़ें कवर करने वाली हूँ. ये जो वीडियो है बिट ऑफ इंग्लिश और बिट ऑफ हिंदी में होगी. मैं इंग्लिश में रीड करूँगी और फिर मैं आपको उसको हिंदी में एक्सप्लेनेशन दूँगी. ये जो नोट्स है ये सारे के सारे अपने स्टडी मटेरियल से ही है, तो यू कैन रेफ़र योर स्टडी मटेरियल. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर मैं सबसे पहले आपसे पूछूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक तरीके से वो स्टैंडर्ड्स हैं जो बनाए गए हैं फॉर द अकाउंटेंट्स, जो प्रोफेशनल्स हैं जो कि उनको फॉलो करें और अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो प्रिपेयर करते हैं उनको एक स्टैंडर्डाइज वे के अंदर बना सके. ठीक है, और वो जो एलिमिनेट कर सके कुछ भी जो भी गलतियाँ फेस करनी पड़ती है. ठीक है, फिर अब अपन के अंदर जो है आपके CMA इंटरमीडिएट के अंदर कोर्स के अंदर आपके पास में 5 टाइप ऑफ AS अवेलेबल है. AS1 जो है वो है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, AS2 है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, AS7 है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, AS9 है रेवेन्यू रिकॉग्निशन, AS10 है अपने पास में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. ठीक है, सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं AS का. Accounting standard is a method or an approach to established and issued by recognized expert accountant body. देखिए, जो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है एक तरीके से मेथड कह सकते हैं, कोई अप्रोच कह सकते हैं, जो कि इशू करे गए हैं रिकॉग्नाइज एक्सपर्ट जो है अकाउंटेंट बॉडी. अपने इंडिया के अंदर जो AS है वो इशू करे जाते हैं ICAI से, मतलब एक सेंस में CAs जो होते हैं आपके वो इशू करते हैं आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. इट इज़ यूज इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो यूज़ आते हैं प्रिपेयर करने के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को. जैसे कि कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, वेरियस कंसर्न ऑपरेशन, डिफरेंट फील्ड के अकॉर्डिंग जो जो सेट होते हैं उनके अकॉर्डिंग वैसे. द मेन पर्पस of formulating accounting standard is to standardize the derived accounting policy with the view of eliminating the extent possible of impartiality of information provided by the financial statement with the of the organization. क्या मतलब है कि जो मेन पर्पस क्या होता है फॉर्मुलेट करने का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, कि एक तरीके से आप डिराइव कर सको एक स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को, ये ध्यान में रखते हुए कि वो जितने भी आपके जो पॉसिबल इम्पार्शलिटीज़ मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है उन सब चीज़ों को वो उस एक्सटेंट तक वो कम करने की कोशिश करे और जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बहुत एक अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सके. ठीक है, so that the users of statement do not get confused while evaluating the result to take various decision. जिस वजह से जो आपके स्टेटमेंट्स बनने के बाद में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उनसे वो जो है कंफ्यूज नहीं हो पाए लोग. ठीक है, अब नाउ लेट अस स्टार्ट विद अवर एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. एडवांटेजेस क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का? सबसे पहला जो आपके अकाउंटेंट्स या फिर जो प्रोफेशनल्स है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाते हैं. एक वर्किंग रूल सेट कर देते हैं कि इसके बेसिस पे आपको काम करना है. सेकंड, ये इम्प्रूव करते हैं आपका जो वर्क आप परफॉर्म करने वाले हो एज एन अकाउंटेंट. थर्ड, ये आपको स्ट्रेंथ देता है ये स्ट्रेंथ देता है आपको जो डायरेक्टर्स के प्रेशर के अगेंस्ट में फाइट बैक करने के लिए कि द रूल्स आर सेइंग दैट. ओके, नेक्स्ट अप वी हैव फोर्थ एडवांटेज, ये इंश्योर करता है वेरियस यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू गेट क्रिस्टल क्लियर इन कंप्लीट एंड क्रिस्टल इन्फॉर्मेशन और मोर कंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन दे सके पीरियड टू पीरियड. ठीक है, इट हेल्प्स द यूज़र कंपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर ऑर्गेनाइजेशन जो इंगेज हो रखी है सेम बिजनेस में. एक जैसे सेम बिजनेस के अंदर 2 ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके बीच में कंपैरिजन करने में हेल्प करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के. डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि ये एक तरीके से क्या है इनफेवरेबल सिचुएशन क्रिएट कर देता है. लाइक लोग सोचने लग जाते हैं कि अगर अपन ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करें तो इसके अंदर कोई गलती ही नहीं होगी. ठीक है, एक तरीके से सोशल प्रेशर क्रिएट करता है और है ना रिड्यूस कर देता है खुद की फ्रीडम कि जो AS ने कहा है वही अपन को करना पड़ेगा लाइक ये सो. ठीक है, एक वर्किंग रूल्स जो होते हैं वो सेट हुए हुए होते हैं तो रिजिडिटी होती है अपने पास में. द मोर स्टैंडर्ड देयर आर द मोर कॉस्टली एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर टू बी
ठीक है, जैसे जैसे अपन ज़्यादा स्टैंडर्डाइज वे में अपन काम करते जाएंगे अपनी ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, तो इट्स अ कॉस्टली। ठीक है, सो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट एएस, दैट इज डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, एएस नंबर 1। ठीक है, अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं तो ये जो एएस है, ये एएस आपको ये बताता है कि आपको कौन कौन सी पॉलिसीज़ डिस्क्लोज करनी है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने ये नहीं कहा कि ये एएस ये नहीं बताता कि कौन सी पॉलिसी एक्सेप्ट करनी है या ऑप्ट करनी है आपको। ये एएस आपको ये बताता है कि कौन सी पॉलिसी को आपको डिस्क्लोज करना है। ठीक है, इन शॉर्ट टर्म से मैंने हिंदी में समझाया। अब अपन इसकी रीडिंग करते हैं। दिस स्टैंडर्ड्स डील्स विद द डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़। मतलब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का क्या मतलब होता है कि एक तरीके से जो आपके मटीरियल इम्पैक्ट दे रहे हैं, जो आपके डिसीजन के अंदर चेंज आने की नौबत आ सकती है, वैसा बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आ रहा है। फॉलोइंग इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इट इज़ मैंडेटरी इन नेचर। अब जैसे जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो है उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, और ये जो है मैंडेटरी है, आपको करना ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट, द अकाउंटिंग पॉलिसीज रेफर्स टू अ स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो अडॉप्ट करे जाते हैं एंटरप्राइज से। ये मैंने आपको यही कहा था, ये नहीं बताता कि आप कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करो, ये बताता है कि फर्म ने तो जो पॉलिसी अडॉप्ट कर ली वो कर ली, लेकिन उसके अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है वो डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, वो आपको बताता है। Proper disclosure would ensure meaningful comparison between both intra enterprises and also enables the use of property appropriates in the financial statement। चाहे बाहर की हो या फिर घर की हो, मतलब इंटर हो या फिर इंट्रा हो, ये इंश्योर करता है एक मीनिंगफुल कंपैरिजन जो एंटरप्राइजेस के अंदर है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इंटेंडेड टू प्रेजेंट अ फेयर रिफ्लेक्शन ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कैश फ्लो ऑफ द एंटरप्राइज। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये इंटेंड करता है कि एक तरीके से फेयर रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करे आपके फाइनेंशियल पोजीशन की, और साथ ही साथ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड ऑल्सो किसकी, कैश फ्लो जो आपके एंटरप्राइजेस का है वो। अब ये कौन कौन से एरियाज है जिनको इन्वॉल्व करता है कि आपको इन एरियाज पे तो डिस्क्लोजर देना ही देना है। ठीक है, सबसे पहले आता है मेथड ऑफ डेप्रिशिएशन, चाहे SLM हो, WDV हो, वैसे डिप्लीशन हो या फिर अमोर्टाइजेशन हो। ठीक है, ट्रीटमेंट फॉर एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, लाइक आप ये जो है ये ट्रीटमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अपन डिटेल में पढ़ेंगे AS 7 के अंदर, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, तो मैं वहाँ पे आपको समझा दूंगी अच्छे से। ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी एंड कन्वर्जन ट्रांजेक्शन, फॉरेन करेंसी से रिलेटेड और कन्वर्जन ऑफ ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, लाइक आप फीफो बेसिस फॉलो कर रहे हो, लीफो बेसिस फॉलो कर रहे हो, या फिर वेटेड एवरेज आप ऑप्ट कर रहे हो, जो भी ऑप्ट कर रहे हो आप उसको डिस्क्लोज करिए। ट्रीटमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, जो भी आपकी इंटेंजिबल एसेट है उसका ट्रीटमेंट डिस्क्लोज करिए। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है उसका वैल्यूएशन डिस्क्लोज करिए। ट्रीटमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स का क्या ट्रीटमेंट है। रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉफिट ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, रिकॉग्नाइज करिए आपके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट का। वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड ट्रीटमेंट ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो है आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। अब कुछ फंडामेंटल अजम्पशंस, अकाउंटिंग अजम्पशंस है। ठीक है, ये एएस जो है इसकी कुछ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस है जो की है गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल। ये क्या कहता है, सर्टेन बेसिक अजम्पशन इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एक्सेप्टेड एंड देयर इज नो their use are assumed, no separate disclosure is required except for non-compliance in the respect of। क्या मतलब हुआ इसका, ये ऐसे कह रहा है कि अगर ये तीन जो है गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल, अगर ये फॉलो हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको इसका डिस्क्लोजर देने की रिक्वायरमेंट नहीं है अलग से, ये सेपरेटली मान लिया जाएगा कि ये आप कर ही रहे हो फॉलो। बट इफ़ इन केस अगर आप ये चीज़ फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको इसके वो देना पड़ेगा, क्या कहते हैं, डिस्क्लोजर प्रोवाइड कराना पड़ेगा। क्या है, सबसे पहला आता है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का क्या मतलब होता है कि जो कंपनी है वो फ्यूचर पीरियड के अंदर ये मान के चल रही है कि वो कंटिन्यू चलती रहेगी, वो लिक्विडेशन या फिर वाइंड ऑफ वाली सिचुएशन नहीं आएगी। ठीक है, और अगर आती है तो फिर आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी, लाइक अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपने SLM बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने का सोचा है, ठीक है, हाँ SLM बेसिस पे स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर आपने सोचा है कि आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, तो ये अजम्पशन मानी गई है कि अगर आपने फर्स्ट ईयर SLM यूज़ करा है तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर कंटिन्यूस बेसिस पे आप वही जो चीज़ है वो आप फॉलो कर रहे हो, वही मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, बट इफ़ इन केस अगर ऐसा होता है कि आप दूसरा चेंज करते हो, WDV में जाते हो, तो उस केस में आपको ये डिस्क्लोजर जो है वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अक्रूवल, अक्रूवल का मतलब क्या होता है, वेन एवर द ट्रांजेक्शन हैपन वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड दैट ट्रांजेक्शन। ओके, ठीक है, रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर
accrued. Examples: they are earned or incurred, not actually received or paid, and financial statement extend to the matching revenue against the. ये वही नॉर्मल जो अपना accrual concept कहता है, वही यही कहता है कि आपको जैसे ही रिकॉग्नाइज, जैसे ही ट्रांजेक्शन हो रहा है आप रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है. नेक्स्ट अप वी हैव फैक्टर्स गवर्निंग दी सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड. मैं आपको फिर कह रही हूँ, ये जो AS1 है ये नहीं बताता कि आपको कौन सी पॉलिसी ऑप्ट करनी है, ये बताता है कि आपको उस पॉलिसी के अंदर क्या क्या डिस्क्लोज करना है. तो इसने यही कहा कि पॉलिसी आप अपनी इच्छा से डिसाइड करिए, बट ये जो 3 कॉन्सेप्ट है, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड मटीरियलिटी, इन सबको ध्यान में रखते हुए आप अपनी पॉलिसी को सिलेक्ट करिए, ठीक है. सबसे पहला होता है प्रूडेंस. प्रूडेंस क्या कहता है? रिकॉग्नाइज ऑल द एंटिसिपेटेड लॉसेज एंड इग्नोर एंटिसिपेटेड गेन्स. जो फ्यूचर में होने वाले लॉसेज है आप उनको अभी से रिकॉर्ड कर लीजिए, जैसे अपन प्रोविजन बनाते हैं बेड डेब्ट्स के लिए उस तरीके से, बट इग्नोर करिए जो आपके एंटिसिपेटेड गेन्स है, जो फ्यूचर में होने वाले गेन्स है आप उनको अभी से रिकॉर्ड मत करिए, ठीक है. जनरली मेकर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज़ टू फेस अनसर्टेनिटी एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. द अनसर्टेनिटी मे बी रिगार्डिंग collectible and receivable number of claims that may occur. Prudence means making of estimates which requires to be for the condition of uncertainty. ठीक है, ये मैंने आपको बताया था सिंपल लैंग्वेज में. ऊपर मैंने आपके लिए लिख भी दिया कि रिकॉग्नाइज ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेज एंड इग्नोर एंटिसिपेटेड गेन्स, ठीक है. नेक्स्ट अप वी हैव सब्सटेंस ओवर फॉर्म. सब्सटेंस ओवर फॉर्म का एक अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊँ, इसका मतलब होता है रियलिटी ओवर लीगल. मतलब फॉर एग्जांपल एक कार है, जो मैं कार की डीलर हूँ, मैंने आपको एक कार सेल कर दी, ठीक है. सारी चीज़ें जो है वो सब कुछ सेट हो गई, बस एक अपन को एक फॉर्म एक नॉर्मल लास्ट फॉर्म था वो करना था, जो कि इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता. ओनरशिप जो है वो मेरे पास है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो अपने पैसे का पेमेंट सब कुछ मेरे को कर चुका है ना. और आपने जो खरीदी, आप मुझसे आके कार लेके चले गए, ठीक है. मैंने आपको चाबी प्रोवाइड कर दी जस्ट बिकॉज लाइक आज सैटरडे संडे है, अभी फॉर्म हो नहीं कर सकता ये फिल, तो अपन मंडे को फिल कर देंगे. वैसे भी आपने पेमेंट तो मुझे दे ही दी है, आप कार लेके चले गए, बट आपने क्या करा, आप कार से जाके किसी का एक्सीडेंट करके आ गए, ठीक है. अब केस हो गया. अब उस केस में मैं थोड़ी पकड़ी जाऊंगी. कार तो आपने चला रहे थे, आपने किसी इंसान को हिट कर दिया, आपकी वजह से किसी इंसान की लाइफ डेंजर में आई है, तो उस टाइम पे आपको गिल्टी माना जाएगा, मेरे को गिल्टी नहीं माना जाएगा. तो मतलब सब्सटेंस ओवर फॉर्म, रियलिटी को ओवर लो लीगलिटी से. वैसे देखा जाए तो ओनरशिप मेरे नाम पे है, इस चक्कर में अपन रियलिटी को ओवर लेते हैं लीगलिटी से, ठीक है. इसको आप सेल्फ रीड कर लीजिए. जैसे इसमें हायर परचेज का एग्जाम्पल दे रखा है. हायर परचेज में क्या होता है, चैप्टर है आपके हायर परचेज का. हायर परचेज के अंदर आप ऐसे ट्रांसफ़र कर देते हो, लेकिन आपको उसका पेमेंट धीरे धीरे करके देना पड़ता है एज एन इंस्टॉलमेंट. और जैसी लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है आपकी हायर परचेज की, जिस चीज़ पे आप हायर परचेज कर रहे हो, आपकी ओनरशिप लास्ट इंस्टॉलमेंट में सबमिट होती है. इसके लिए मैं एक पर्टिकुलर चैप्टर जो है आपका, उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है. इफ़ यू वांट तो आप जाके देख सकते हो. मैं डिस्क्रिप्शन में मेरी पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं, मैं सारे के सारे आपको नीचे उसमें प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी. और बाकी और भी जो चैप्टर्स हैं, जो और भी सब्जेक्ट्स हैं, वो मैंने सारे के सारे हर सब्जेक्ट के अंदर से पर्टिकुलर चैप्टर्स जो है इंपॉर्टेंट जो रखते हैं, वो मैंने सब कुछ डिस्क्लोज़ कर रखा है. और ये सब कुछ फ्री है विदाउट एनी चार्जेस, ठीक है. तो आप चाहो तो आप विज़िट कर सकते हो मेरा डिस्क्रिप्शन, है ना. तो चलिए अपन नेक्स्ट पे चलते हैं. ये हो गया सब्सटेंस ओवर फॉर्म. नेक्स्ट अब वी हैव मटीरियलिटी. मटीरियलिटी का क्या मतलब होता है कि इन्फॉर्मेशन दैट इम्पैक्ट्स द डिसीजन मेकिंग. मटीरियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है? मटीरियल का क्या मतलब हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट जो कि आपकी डिसीजन मेकिंग के जो कॉन्सेप्ट है. लाइक फॉर एग्जांपल आपने डिसीजन लिया था कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, बट आपका ऐसा है कि वो आपको कुछ ऐसी चीज़ पता चली उस कंपनी के बारे में कि इतना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस पड़ा कि आप उसका डिसीजन चेंज कर सकते हैं, ठीक है. लाइक वो आपका डिसीजन चेंज कर सकता है कि मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहता अब, ठीक है. जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे कुछ दे रखा है, इसका पूरे पैराग्राफ का मतलब है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर रोज़ के अगर आप मानिए आपके स्टेटमेंट में 10 रुपये का लॉस आ रहा है, ठीक है, या 10 रुपये की चोरी आ रही है, तो आप ऐसे हो कि 10 रुपये तो है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है. बट अगर रोज़ 10 रुपये की चोरी आ रही है, दैट लीड्स टू अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, राइट. इस चक्कर में दूसरा है डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द आइटम और errors judged on a particular circumstances of its omission or misstatement. देखिए मानिए कि आपने है ना कुछ साइज़ और उस पर है कि आपने कुछ चीज़ का ओमिशन कर दिया, आप अपनी कोई एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए, या फिर आपका कोई इन्वेस्टमेंट था, या फिर आपने लोन ले रखा था जिसको आप रिकॉर्ड करना भूल गए,
अगर वो छोटा मोटा है तो दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, लाइक कि हाँ चलो कोई बात नहीं, अगर रिकॉर्ड करना भूल गए तो अब रिकॉर्ड कर देंगे, अब आपको बता देंगे, जिससे आपके कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा। बट उसी जगह आपने किसी कंपनी से लोन ले रखा है दैट लीड्स टू 10 लाख रुपीज़ का, जो कि आपकी कंपनी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देता है। अगर आज मैं होती तो मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करती कि लाइक आप तो खुद ही बाहर से पैसा लेके आ रहे हो, या कुछ भी, मतलब जो इन्फ्लुएंस देता है। नेक्स्ट अप वी हैव अ कट पॉइंट रादर देन द प्राइमरी क्वालिटी। इसका मतलब है कि एक बेंचमार्क सेट कर दिया। बेंचमार्क का क्या मतलब होता है, जैसे अपन ओएमएस में पढ़ते हैं ना बेंचमार्किंग, वैसे ही एक बेंचमार्क सेट हो चुका है कि मैंने मान लिया कि फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के लिए 1000 रुपीज़ जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। 1000 का लॉस हो गया, दैट लीड्स टू ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एज फॉर अ स्मॉल बिजनेसमैन। बट अगर उसी जगह देखा जाए तो किसी के लिए 10 लाख रुपीज़ भी सिग्निफिकेंस नहीं है, भाई करोड़ों में चलता है उसका, है ना, ट्रांजेक्शन। तो उस वजह से उसके लिए वो भी इन्फ्लुएंस नहीं करता। तो अपन पर्टिकुलर इंसान या फिर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन फर्म के बेसिस पे अपन ये डिसाइड करते हैं कि उनकी बेंचमार्किंग क्या बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव दिस इज़ अ मैटर ऑफ जजमेंट। ये जो है एक तरीके से मैटर ऑफ जजमेंट है, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन को देख के ही डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या डिसीजन है या क्या अपन बेंचमार्क सेट करते हैं। फिर नेक्स्ट AS1 क्या कहता है, AS1 को अगर अपन शॉर्ट में पढ़ें तो AS1 रिक्वायर्स ऑल द सिग्निफिकेंट, क्या सिग्निफिकेंट, अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो और जो भी प्रेजेंटेशन कर रहे हो किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसको डिस्क्लोज कर दीजिए किसके अंदर, नोट्स के अंदर। और कौन सा नोट नंबर 1 के अंदर डिस्क्लोज होएगा। दिस इज द बेसिक प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नोट नंबर 1 के अंदर क्या होता है, एक बेसिक प्रिपरेशन होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ठीक है। नेक्स्ट अब वी हैव चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। मानिए कुछ चेंजेस आ गए आपके अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को, जिनको अपन मानते हैं लाइक कि इट्स ओके, ये चेंजेस आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिक्वायर्ड बाय द लॉ एंड स्टैट्यूट। आपको लॉ ने ही बोला है या फिर स्टैट्यूट ने बोला है कि अब ये जो है इसको इस तरीके से फॉलो नहीं करेंगे, आप अलग तरीके से फॉलो करोगे AS को, तो दैट्स ओके। सेकेंड वी हैव रिक्वायरमेंट बाय AS। आपको AS नहीं रिक्वायर करा, फॉर एग्जांपल कोई अमेंडमेंट आ गया, ठीक है। जैसे अपन ना पहले था कि अभी अपन ने पढ़ा था कि अपन को डिस्क्लोज करना पड़ेगा जो भी अपनी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है। मानिए अब अपन को कह दिया कि नहीं, आपको डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी इन्वेंट्री की, ठीक है। तो उस तरीके से नेक्स्ट इट लीड्स टू मोर एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब ये ऐसे कह रहा है कि अगर आप ये चीज़ें फॉलो नहीं करोगे तो ये ज़्यादा एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन आप दे सकते हो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ठीक है। ये है। अब क्या है, एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज़ मटीरियल इफेक्ट इन द करेंट पीरियड और विच इज़ रीजनेबल एक्सटेंड टू हैव अ मटीरियल इफेक्ट इन द लेटर पीरियड शुड बी डिस्क्लोज। ये ऐसे कह रहा है कि अगर कोई भी आपने मटीरियल इफेक्ट्स आ रहे हैं करेंट पीरियड के अंदर या फिर रीजनेबल एक्सपेक्टेड पीरियड के अंदर आने वाले हैं तो आप उसको डिस्क्लोज करिए। In the case of change of accounting policy having material effects in the current period, the amount by which, जो भी अमाउंट की वजह से आने वाला है, जो अमाउंट अपन को नहीं पता बट अपन को ये पता है कि ओवरऑल जो है वो अपन को आने वाला है, लाइक कोई मटेरियल इम्पैक्ट आने वाला है। अपन को ये नहीं पता कि कितने रुपए का आने वाला है, बट अपन को ये पता है कि जो ये डिसीजन है उसकी वजह से अपनी फर्म या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है एक मटेरियल इम्पैक्ट आएगा। आपको ये भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी यही दे रखा है। अब इसी के साथ में जो मेरी तरफ से जो एक्सप्लेनेशन था, एक्सप्लेनेशन पार्ट जितना था ना AS जो अपना 1 है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, वो कंप्लीट होता है। अब अपन इससे रिलेटेड कुछ स्टडी मटेरियल में अपन को 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 नहीं 4 क्वेश्चन दे रखे हैं आई थिंक। अपन उनको अब डिस्कस कर लेते हैं और फिर इसके बाद में अपना पूरा का पूरा जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है, सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है आपका 1, वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1 दे रखा है बुक के अंदर। जीवनदीप लिमिटेड हैड मेड अ राइट इशू इन 2010। जीवनदीप एक जना है जिसने राइट इशू करा है, कब, 2010 के अंदर। इन दी ऑफर डॉक्यूमेंट टू इट्स मेंबर एंड प्रोजेक्टेड सरप्लस ऑफ 40 करोड़ ड्यूरिंग द काउंटिंग ईयर। उसको सरप्लस हो रहा है कितने का, 40 करोड़ रुपीज़ का ड्यूरिंग द काउंटिंग ईयर। कौन सा वाला, 31 मार्च 2012। द ड्राफ्ट रिजल्ट टू प्रिपेयर ऑन द follow the accounting policy and present the board director deflects the 10 crore rupees. The board consultant to the manager and director decide the following। ठीक है, ये सारे चेंजेस आ रहे हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन में सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन अपन से पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन ने अपन को ये कहा है कि आपको बताना है कि इसके अंदर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो AS1 है आपका, उसको मतलब इन चीज़ों को डिस्क्लोज करना की रिक्वायरमेंट है या नहीं है और कितने से रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सबसे पहले आता है वैल्यू ऑफ ईयर।
value year ended inventory at works cost, that is 50 crore. Intended to method and valuation of inventory in a prime cost. पहले जब आप वैल्यूएशन करते थे किस पे, वर्क कॉस्ट पे, तब आपको जो प्रॉफिट आता था वो कितने का आता था, 50 करोड़ का आता था, ठीक है. बट अब वो क्या है, अब आप जब प्राइम कॉस्ट पे करने लग गए हो, नहीं सॉरी, पहले आप जो थे प्राइम कॉस्ट पे करते थे 30 करोड़ पे, अब आप जो है वो आप करने लगे वर्क कॉस्ट पे 50 करोड़ पे. तो इससे क्या हुआ, आपका जो 20 करोड़ जो है प्रॉफिट उससे इंक्रीज़ हो गया. अब जब 20 करोड़ से प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है तो आपको ये जो चीज़ है ये आपको डिस्क्लोजर में बतानी पड़ेगी अपने, मतलब ठीक है, एज पर AS1. अपन इसको रीड करें, देखिए. टिल लास्ट ईयर इट वॉज प्रैक्टिस द वैल्यूइंग इन्वेंट्री वॉज प्राइम कॉस्ट पे हो रही थी ड्यूरिंग द वैल्यू. जब अपन इस पर अप करने लग गए, जो ये चेंज आ रहा है वो चेंज अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट में कितने का आ रहा है, 20 से. तो 50 माइनस 30 जब अपन ने करा तो 20 आया, और इससे चेंज इन वैल्यूएशन मैथड हुआ है. तो जब भी मैथड ऑफ वैल्यूएशन चेंज होता है तो तब अपन को वैसे भी डिस्क्लोज करना पड़ता है. और साथ ही साथ 20 करोड़ से हुआ है तो 20 करोड़ इंक्रीज हो गया उससे प्रॉफिट अपना, तो अपन को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. नेक्स्ट अप वी हैव प्रोवाइड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे कर रहे हैं, और अकाउंट सब्सटेंस एडिशनल ये दे रखा है अपन को. ड्यूरिंग द ईयर इंटेंटेड टू रिड्यूस बैलेंस मैथड से करने लग गए अपन, विच वॉज अडॉप्टेड. As a consequential, the change in depreciation 27 is lower than the amount of 45, which will result to provide a follow of कितना 18 का. मतलब क्या कह रहा है कि पहले जब अपन डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे तो उससे अपन को, एक सेकेंड, हाँ, पहले जब अपन डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे तो उससे अपनी जो अमाउंट आती थी वो कितनी आती थी, 45 करोड़. बट अब कितनी आ रही, 27 करोड़. तो इससे क्या हो रहा है, अपना 18 करोड़ से जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हो रहा है. तो अब जो प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है तो अपन को डिस्क्लोज करना पड़ेगा. चलिए अपन इसको रीड करते हैं, क्या है. वेट अ मिनट. During the year, company decided to change the method providing depreciation by reducing balance method to straight line method. जो आप पहले reducing method से करते थे, अब उसको straight line method से करना चाह रहे हैं. इस चेंज की वजह से क्या हो रहा है, अपना जो इंटेंटेड चार्ज आ रहा था, पहले आ रहा था 45 करोड़ का, वो चेंज हो गया कितना, क्या हो गया, 27 करोड़ का. इससे क्या हुआ, अपना प्रॉफिट जो है 18 करोड़ से बढ़ चुका है. तो वो जो 18 करोड़ से बढ़ा है अपन को उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है. नेक्स्ट अप वी हैव not to provide after sales expenses during the warranty period till the last year. provision दो था, 2% on sale बना रहे थे अपन. used to be made under the concept of matching concept against revenue, and the actual expenses would be charged against the provision. The board now decided to decide the amount of expense as when एक्चुअली इंकर्ड सेल्स ड्यूरिंग इज 600 करोड़. क्या कहा है, पहले जो अपन था वो अपन सेल्स पे 2% का अपन एक तरीके से रिजर्व क्रिएट करके रखते थे, जिससे कि अपन जब भी कोई एक्सपेंसेस हो गए तो अपन उससे मैच कर लेंगे. बट अब से जो है वो 2% का जो रिजर्व सेल पे बनाते थे वो अपन तब से पहले से बना के नहीं रखेंगे, एज अ प्रोविजन अपन नहीं बना के रखेंगे. जब भी अपन कोई एक्सपेंसेस इनकर्ड होंगे तो अपन हैंड टू हैंड उस पर चार्ज कर लेंगे. तो क्या हुआ, 600 करोड़ की सेल्स है तो 600 इंटू 2% दैट लीड्स टू 12 करोड़. ठीक है, 12 करोड़ से क्या हुआ, प्रॉफिट इंक्रीज हो गया. 12 करोड़ से अगर प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है तो आप उसको शो करोगे एज अ डिस्क्लोजर. अपन इसको यहाँ पे भी रीड कर लेते हैं. It was practiced that the company makes a provision of 2% on the sales for after sales expenses during the warranty period. It may be assumed that as a result of improving technology and methods in a production, the possibility of defect becomes very rare. Consequential, इसने क्या डिसीजन लिया है कि वो आफ्टर सेल्स की वजह से पहले से नहीं बना के रखेंगे, बाद में बनाएंगे, जिससे 12 करोड़ का इंक्रीज हो गया. ये मैंने आपको सॉल्यूशन जो 12 करोड़ कहाँ से आया ये मैंने आपको निकाल के बता दिया. ठीक है, तो इस वजह से डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट इज प्रोवाइड द परमानेंट फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट which fall has taken place over the past 5 years. The provision means 10 करोड़ का है. तो मतलब क्या है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करी तो आपका जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज करेगा. कितने से, और अपन को कितना से प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है, 10 करोड़ से. तो इसको भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा. कैसे लिखेंगे अब इसको अपन, as a result of permanent fall in the value of investment which took place over 5 years, the complied decision make provision and to the extent of 10 करोड़ due to profit reduce कर गया 10 करोड़ से. तो अपन का वो हो गया, अपन का परमानेंट फॉल हो गया था ना, इन्वेस्टमेंट में फॉल आ गया था, तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करने करा अपन ने, इन्वेस्टमेंट करा
तो उस वजह से अपना जो है प्रॉफिट में फॉल आ गया, तो उस वजह से अपन 10 करोड़ का जो प्रॉफिट में लॉस आया अपन उसको डिस्क्लोज करेंगे। नेक्स्ट अप वी हैव विच वन ऑफ दी इज करेक्ट। ठीक है, फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या बताए थे मैंने आपको, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल, ये रहा डी का सही था। नेक्स्ट अब वी हैव इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में आपको बोला है कि आपको अकाउंटिंग पॉलिसी जो AS1 है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, आपको उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो अब इसको किस तरीके से लिखेंगे, ये तो आपको बुक में तो एक पैराग्राफ फॉर्म में दे रखा है, बट आप आई रिक्वेस्ट कि आप पैराग्राफ फॉर्म में मत लिखिएगा, आप पॉइंटर्स में लिखिएगा जो आपको हेल्प करेगा। क्या होता है AS1 द डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज आर ऑल द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी डिस्क्लोज। सबसे पहली बात ये आ गई कि जितने भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज जो आपने अडॉप्ट करी फ्रॉम द प्रिपरेशन या फिर प्रेजेंटेशन के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसको डिस्क्लोज कर दीजिए। द डिस्क्लोजर ऑफ द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एज सच द फॉर्म पार्ट ऑफ स्टेटमेंट्स एंड दी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी नॉर्मली डिस्क्लोज इन वन प्लेस। जितने भी टाइप की अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के अंदर जो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने पॉलिसीज अडॉप्ट करी है उनको सबको एक जगह पे प्लेस कर दीजिए। एनी चेंजेस इन दी अकाउंटिंग पॉलिसीज विच हैज़ मटीरियल इम्पैक्ट, उसको जो करंट ईयर या फिर रीजनेबल एक्सपेक्टेड पीरियड में आ रहा है आपको उसको भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इन केस ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज विच मटीरियल इम्पैक्ट करंट पीरियड में या फिर आने वाले पीरियड में, तो भी आपको उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे पूरे पार्ट में नहीं आ रहा हो, थोड़ा पर्टिकुलर पार्ट में आ रहा हो तो भी बताना पड़ेगा। इट इज़, और ये भी बताना पड़ेगा कि फंडामेंटल अजम्पशंस मानी जाती है कि जैसे गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल, अगर ये तीनों चीज़ें हो रही है तो इस केस में अपन ये मान के चलते हैं कि ये चीज़ें फॉलो हो रही है। अगर ये चीज़ें फॉलो नहीं होती तभी अपन को डिस्क्लोजर देने की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट अप वी हैव एक्सप्लेन द मैथड्स जो अपन को सिलेक्शन के टाइम पे ध्यान में रखने हैं जब भी अपन कोई अकाउंटिंग पॉलिसीज को सिलेक्ट कर रहे हैं। कौन कौन से थे, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड मटेरियलिटी। जस्ट अभी अपन ने करा, प्रूडेंस क्या क्या था, सब्सटेंस जो रिकॉर्ड ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेज एंड इग्नोर एंटिसिपेटेड गेन, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, रियलिटी ओवर फॉर्म, लीगल, और मटेरियलिटी जो आपके डिसीजन मेकिंग के अंदर चेंजेस ला सकता है। तो इसी के साथ में जो अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो कंप्लीट होता है मेरी तरफ से। इसके अंदर अपन ने इस वीडियो के अंदर पर्टिकुलरली अपन ने क्या क्या करा, अपन ने जितना भी आपका थ्योरेटिकल कंटेंट था, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, और साथ ही साथ अपन ने जो AS1 है, दैट इज़ AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, ये अपन ने कंप्लीट कर दिया है। तो इस पर टिक लगा देते हैं अपन, और चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे AS2, दैट इज़ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।